सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बच्चों टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए आपको उसके सामाजिक क्षेत्र को, उसके केंद्रीय क्षेत्र को, उसके प्रांतीय क्षेत्र को और वहाँ के गवर्नर को, वहाँ का जो सिस्टम होता है वो अन्य राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन से देखा जाए तो वो किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। वो व्यवस्था क्या होती है, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम सम्राट को लेते हैं। सम्राट का क्या योगदान रहेगा। सम्राट के बाद हम युवराज को लेते हैं। युवराज का क्या योगदान रहता है। युवराज के बाद हम तीसरे नंबर पर राज परिषद को लेते हैं। राज परिषद, इसका क्या योगदान रहता है। राज परिषद के बाद हम मंत्री परिषद की बात करते हैं। मंत्री परिषद का क्या योगदान रहता है। और मंत्री परिषद के योगदान के बाद हम केंद्रीय सचिवालय की बात करेंगे। केंद्र का सचिवालय का क्या योगदान रहेगा। और केंद्रीय सचिवालय के बाद बच्चों हम बात करेंगे प्रांतीय व्यवस्था क्या रहेगी, उसका क्या योगदान रहेगा। यहाँ पहले नंबर में सम्राट का क्या योगदान होता है। सम्राट अपने आप में एक केंद्रीय व्यवस्था होता है, ये इसका पहला गुण होता है। केंद्रीय धुरी किनके हाथों में होती है, वो सम्राट के हाथों में होती है। अगर हम दूसरे नंबर की बात की जाए तो बच्चों सम्राट को राजा भी कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में राजा को राय कहते थे। राजा को क्या कहते थे, राय कहते थे। यहाँ पे राय की उपाधि दी गई थी। यहाँ सम्राट का कर्तव्य होता था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में आपने नाम सुना होगा बच्चों, कृष्णदेवराय का नाम, जिनका शासनकाल 1509 से लेकर 1530 ईस्वी होता है। 1509 में वो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के दूसरे राजा होते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अमुक्त माल्यदा। वो अमुक्त माल्यदा ग्रंथ में ये कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और राजा के सुख में ही प्रजा का सुख होता है। और इस तरह वो कहते हैं कि जब तक प्रजा अगर सुखी नहीं है तब तक हमारा राज्य प्रगति नहीं कर सकता है। वो कैसे प्रगति करेगा बच्चों, वो कैसे प्रगति करेगा, जब राजा का प्रजा पर अत्याचार होगा और जब प्रजा दुखी होगी तो वो शासन कभी प्रगति नहीं कर सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सम्राट को राजा कहते हैं और राजा को उपाधि दी गई थी, राय की उपाधि दी गई थी। अगर हम युवराज की बात करें तो जिस तरह से राजा का एक भव्य राज्याभिषेक किया जाता था, उसी तरह से जो युवराज होते थे, जो परिवार का राजा के जो सबसे बड़े पुत्र होते थे वो युवराज कहलाते थे। और युवराज को राजकुमार भी कहा जाता था। युवराज को विजयनगर साम्राज्य में गवर्नर भी कहते थे। अगर भव्य राज्याभिषेक की बात करें तो एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर में अयूत राव का
जो सम्राट थे विजयनगर के, इनका भव्य राज्याभिषेक किया गया था। और जिस तरह से यहाँ राजा का राज्याभिषेक होता है, उसी तरह से यहाँ युवराज का भी राज्याभिषेक होता है बच्चों। युवराज के राज्याभिषेक को क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में? युवराज के राज्याभिषेक को क्या कहते थे? युवराज के राज्याभिषेक को पट्टाभी राज्याभिषेक कहा जाता था। पट्टाभी राज्याभिषेक कहते थे। अगर युवराज की बात करें तो जो युवराज होता था, जो राजकुमार होता है, इनको प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। राज्य का दूसरा नाम प्रांत होता है। विजयनगर साम्राज्य में राज्य को ही प्रांत कहा जाता है। जब हम प्रांतीय व्यवस्था पर बात करेंगे तो इस पर डिटेल से देखा जाएगा। अब हम यहाँ राज्य परिषद का प्रशासन में क्या योगदान रहता है, यहाँ ये राज्य परिषद है। राज्य परिषद बच्चों, ये राजा पर नियंत्रण रखने वाली एक परिषद होती है। और इस परिषद में कौन कौन होते हैं? विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में राज्य परिषद, युवराज के बाद में राज्य परिषद का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ राज्य परिषद में धर्मा आचार्य होते हैं। यहाँ राज्य परिषद में विजयनगर के कलाकार होते हैं। यहाँ विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में दरबार में संगीतकार होते हैं। इस राज्य परिषद में विद्वान होते हैं। इस राज्य परिषद में उच्च अधिकारी होते हैं। इस राज्य परिषद में विजयनगर साम्राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इस राज्य परिषद में सचिव होते हैं। और ये राज्य परिषद राजा पर अपना नियंत्रण रखती है। ये युवराज के बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट तथ्य रहता है वो राज्य परिषद का रहता है बच्चों। अब राज्य परिषद को देखने के बाद हम मंत्री परिषद की बात करेंगे कि यहाँ मंत्री परिषद क्या होती है। मंत्री परिषद, केंद्र में एक मंत्री परिषद होती है और इस मंत्री परिषद में विजयनगर साम्राज्य के 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 20 सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद के 20 सदस्यों में जो मंत्री परिषद का एक प्रधान होता है, यह प्रधान क्या कहलाता है? यह मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो महाप्रधानी के नाम से जाना जाता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष सभा नायक कहलाता है। महाप्रधानी का कार्य होता है मंत्रियों को नियुक्त करना, मंत्रियों को सलाह देना कि कौन सी जगह पे वो अपना कौन से विभाग को वो संभालेंगे। वो सभा नायक के द्वारा और सलाह के द्वारा वो अपने राज्य में कौन सी व्यवस्था स्थापित करते हैं, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखने वाले वो महाप्रधानी होते हैं। और इन मंत्री परिषद में महानायकाचार्य होते हैं, सेनापति होते हैं, महासेना अध्यक्ष होते हैं। मंत्री परिषद को देखने के बाद यहाँ बच्चों हम केंद्रीय सचिवालय की बात करेंगे। केंद्रीय सचिवालय में कौन कौन होता है? अगर देखा जाए तो केंद्रीय सचिवालय में सबसे पहले कौन आता है? सचिव आता है। केंद्र का सचिवालय केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। ये सचिव जो होता है इसको रायसम भी कहा जाता है। सचिव का दूसरा नाम क्या होता है? रायसम होता है। और दूसरे नंबर का अधिकारी कर्णिकम होता है। तीसरा नंबर का अधिकारी कौन होता है बच्चों?
तीसरे नंबर का अधिकारी अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट होता है। यहाँ अगर सचिव और रायसम की बात की जाए तो विजयनगर के राजा महाराजाओं का लेखा जोखा लिखने वाला जो कर्मचारी होता है, जो रिकॉर्ड रखता है राजा का, राजा की दैनिक प्रतिक्रियाओं का जो रिकॉर्ड रखता है, इसी कर्मचारी को रायसम कहा जाता है, इसी को सचिव कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कर्णिकम। कर्णिकम कौन होता है? कर्णिकम केंद्रीय सचिवालय में ये लेखाकार होता है। ये सचिव और रायसम का एक हेल्पर के रूप में कार्य करता है। लेखाकार के नीचे कुछ और लेखाकार होते हैं जिन्हें अकाउंटेंट या लेखाकार कहा जाता है। कर्णिकम एक महालेखाकार के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है बच्चों? एक महालेखाकार के रूप में काम करता है। यहाँ केंद्रीय सचिवालय की हमने बात की, हमने मंत्री परिषद की बात की, हमने राज्य परिषद की बात की, हमने युवराज के गुणों को देखा, हमने राजा के गुणों को देखा, और अब हम प्रांतीय व्यवस्था की बात करेंगे कि प्रांतीय व्यवस्था क्या होती है, प्रांत में कौन कौन से जो व्यवस्था को लागू किया गया था। सबसे पहले राज्य जो होता है उसको प्रांत कहा जाता है। राज्य को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हमने सम्राट के गुणों की बात की है, हमने युवराज के कार्यों की बात की है, हमने तीसरे नंबर की राज परिषद को देखा है। अब हम प्रांतों में सबसे पहला नंबर बच्चों प्रांतीय व्यवस्था में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? पहला नंबर आता है प्रांत। ये राज्यों को प्रांत कहा जाता है, ये पहला नंबर है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो प्रांतों को मंडल में बांटा गया था। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो मंडल को नाडु, मंडल को कोट्टम में बांटा गया है। कोट्टम को वलनाडु भी कहा जाता है। अगर हम 4 नंबर पे बात करें तो कोट्टम और वलनाडु को नाडु में बांटा गया है। यहाँ प्रांतीय व्यवस्था में सबसे पहले नंबर का आता है प्रांत, दूसरे नंबर का आता है मंडल और तीसरे नंबर का आता है कोट्टम, जिसे वलनाडु भी कहते हैं। और 4 नंबर पे नाडु आता है बच्चों। 4 नंबर पे कौन आता है? नाडु आता है। यहाँ ये जो सिस्टम है ये विजयनगर साम्राज्य का सिस्टम है। ये चोल साम्राज्य से थोड़ा सा अलग सिस्टम है। जहाँ चोल राज्य में अगर समानता की बात करें तो चोल राज्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसी प्रकार यहाँ विजयनगर साम्राज्य में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। हाँ, हम यहाँ प्रांत पहले नंबर पे प्रांत है, दूसरे नंबर पे मंडल है, तीसरे नंबर पे कोट्टम है और 4 नंबर पे कौन है? नाडु होता है। यहाँ कोट्टम और वलनाडु जिलों को जिले कहते हैं, इनको जिले कहा जाता है। यहाँ मंडल में कमिश्नर होते हैं। यहाँ नाडु जिले जो होते हैं वो गाँव के अंदर होते हैं। नाडु को गांव कहा जाता है। परगना या तहसील नाडु कहलाता है। परगना या तहसील नाडु कहलाता है। मेला ग्राम ये गांव कहलाते हैं जो नाडु के अंतर्गत ही होते हैं। स्थल एक समूह का नाम होता है, एक जगह का नाम होता है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रांतीय व्यवस्था में देखा जाए तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई विजयनगर साम्राज्य में उर कहलाती है बच्चों।
क्या कहलाती हैं? उर कहलाती हैं। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव भी कहा जाता है और एक अन्य नाम कौन सा होता है? वो उर नाम होता है। प्रशासन की इकाई में अगर हम प्रांतों की बात की जाए तो प्रांतों में प्रारंभिक अवस्था में विजयनगर साम्राज्य में राजा का जो सबसे वरिष्ठ पुत्र होता है, जिसे राजकुमार कहा जाता है, जिसे युवराज कहा जाता है, युवराज को गवर्नर के रूप में प्रांतों में नियुक्त किया जाता है। वो कहाँ पर नियुक्ति होगी? वो प्रांतों में इनकी नियुक्ति की जाती है। और प्रांत में यहाँ कौन रहेंगे? प्रांत में यहाँ राजकुमार रहते हैं। राजकुमार को युवराज भी कहा जाता है। और यदि कुछ प्रांत ऐसे होते हैं जहाँ पर परिवर्तन के साथ दंड नायक को प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है बच्चों? दंड नायक को नियुक्त किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में राजकुमार होते थे, लेकिन कृष्णदेवराय का नाम सुने हो बच्चों। कृष्णदेवराय जो तुलु वंश के दूसरे नंबर के एक महान सम्राट होते हैं, जिन्होंने जामवती कल्याणम ग्रंथ लिखा था, जिन्होंने अपने जीवन में आमुक्त माल्यादा लिखा था, जिनके दरबार में 8 दिग्गज संत कवि रहते थे। ऐसे कृष्णदेवराय के इतिहास को जब पढ़ोगे बच्चों, तो तुम्हें अपने जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रांतों में कौन होते थे? दंडनायक होते थे। अब प्रांतीय व्यवस्था को देखने के बाद बच्चों, यहाँ प्रांतीय व्यवस्था में जो गवर्नर यहाँ पर काम करते हैं, ये गवर्नर जो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, इन गवर्नर का यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित रखना, यहाँ के लड़ाई झगड़े कहीं पर हो रहे हैं, किसानों से भू राजस्व को देखना, यहाँ आगजनी है, विद्रोह है, चोरी है, डकैती है, इन सभी मामलों का ध्यान कौन रखेगा? ये गवर्नर रखते थे, ये राजकुमार रखते थे। यहाँ का जो सिस्टम होता है, एक इम्पोर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो केंद्र से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। प्रांतों की जो व्यवस्था होती है वो स्वायत्ता होती है, वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने मालिक खुद होते हैं, वो केंद्र के अधीन नहीं होते हैं। केंद्र प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इस तरह प्रांतीय व्यवस्था को देखने के बाद अब हम विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में बच्चों हमने सबसे पहले सम्राट की बात की थी, दूसरे नंबर पे हमने युवराज की बात की थी, तीसरे नंबर पर हमने राज परिषद की बात की थी, 4 नंबर पे हमने केंद्रीय सचिवालय की बात की थी, 5 नंबर पे हमने प्रांतीय व्यवस्था की बात की थी। यहाँ हम देख रहे हैं नायंकर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में ये नायंकर क्या होता है? नायंकर व्यवस्था किसको कहा जाता है? प्रांतों के अंदर एक सिस्टम लागू किया गया था जिसको नायंकर व्यवस्था कहा जाता है। नायंकर व्यवस्था में यहाँ 2 मत आते हैं। पहला मत कौन सा है और दूसरा मत कौन सा है? यहाँ पहला इतिहासकार क्या कहता है और दूसरा इतिहासकार क्या कहता है? पहले इतिहासकार के अनुसार जो सेना नायक होते हैं, ये सेना नायक ही नायक कहलाते हैं और इसी को नायक व्यवस्था कहा जाता है। और दूसरा इतिहासकार या
जो अन्य इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो महाराजा हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट हैं, वो इन्हें एक भूखंड प्रदान करते थे और ये भूखंड के भू सामंत कहलाते हैं। इन्हें वेतन के बदले जागीर प्रदान की जाती थी। इस जागीर को भूखंड कहा जाता था, भूमि का एक टुकड़ा कहा जाता है। इन्हें एक अन्य नाम से अमरम नाम से जाना जाता है। ये अमरम जो है, जिसके पास में ये अमरम होता था, जिसके पास में ये बच्चों भूखंड होता है, जिसके पास में ये जागीर होती है, और जो अमरम कहलाता है, इस अमरम कहलाता है, इस व्यवस्था को अमर नायक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमर नायक भी कहा जाता है। भूखंड अमरम होगा, अमरम जागीर होगा, और अमरम को रखने वाला कौन होता है? जो सेनाध्यक्ष होगा, जो अधिकारी होगा, वो अमर नायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नायंकर व्यवस्था की। नायंकर व्यवस्था में अमरम एक नया शब्द है बच्चों, जो आपको सुनने को मिल रहा है। यहाँ अमरम है और अमरम से बना है अमर नायक बनता है। अमर होता है भूमि का टुकड़ा, अमरम होता है भूमि का टुकड़ा, और अमर नायक होता है जो भूमि के टुकड़े को रखने वाला होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? अमर नायक का क्या उद्देश्य होता है? पहला उद्देश्य क्या है और दूसरा उद्देश्य क्या है? यहाँ पहला उद्देश्य होता है, ये भूमि खंड से या जमीन से जो आय प्राप्त होती है, उस आय का एक अंश ये कहाँ जमा कराएंगे? ये राजकोष में जमा कराते हैं। और दूसरा उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य इनका क्या रहेगा? दूसरा उद्देश्य यह रहता है कि भूमि खंड, जो भूमि का टुकड़ा मिला है, जो जागीर इनको प्राप्त हुई है, जो ज़मीन इनको प्राप्त होती है, इस भूखंड पर, इस जागीर पर सेना को रखना होगा, और ये सेना राजा की रक्षा के लिए रखी जाएगी। इस सेना का खर्चा कौन वहन करेगा? ये अमरम वहन करेगा। ये जिसे अमर नायक कहा जाता है, ये अमर नायक वहन करेगा। यहाँ अमर नायक के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये होता है और दूसरा उद्देश्य ये होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नायंगर व्यवस्था की। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।